जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि लूसेंट सीरीज को जो है कि हम लोग लगातार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि समय का थोड़ा सा जो है कि अभाव हो पा रहा था। लेकिन आज से आप लोग को बता दें कि हम लोग जो है कि लूसेंट सीरीज आपको सुबह 7 बजे तक जो है कि अपलोड हो जाएगा डेली, और रात में जो है कि आप लोग को जो ये बिहार पुलिस का सेट करवाते हैं, तो बिहार पुलिस का जो सेट होगा वह आपको रात के लगभग 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। और करंट अफेयर्स का जो रहेगा आपका क्लास, वो आपको रात के 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा। और सिलेबस आपको रात में मिल जाएगा, यानी रात में सिलेबस 10 बजे तक मिल जाएगा। उससे पहले तक आपको बिहार पुलिस का वीडियो 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक करंट अफेयर्स हो जाएगा और 10 बजे आपको जो है कि सिलेबस भी मिल जाएगा। और जो उसमें लूसेंट का बच जाएगा सिलेबस, वो लूसेंट का सिलेबस हम लोग जो है कि सुबह में 7-10 तक में हाईएस्ट अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और जो है कि इस सेशन का ज़बरदस्त फायदा उठाइएगा। अब हमको नहीं लग रहा है कि आपको लूसेंट सीरीज में जो है कि बीच में किसी प्रकार का व्यवधान आने देंगे, क्योंकि जो है कि हम अब समय एडजस्ट कर लिया है, आराम से अब हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देर, और देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, इसलिए जो है कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जल्दी से लूसेंट को 1 से 2 बार जो है कि ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके माइंड में कंटेंट जो है कि धीरे धीरे बैठेगा और आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। अपने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 2 वंश खत्म कर चुके थे। आपका जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश हुए हैं, पांचों राजवंश में हम लोग जो है कि 2 राजवंश खत्म कर चुके हैं। उसमें से एक राजवंश आपका गुलाम वंश पढ़े थे, और दूसरा जो पढ़े थे हम लोग जो है कि कौन सा, तो खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो है कि हम लोग शुरुआत कर दिए थे। खिलजी वंश का जो है कि शुरुआत करके बल्लभ हाँ, तो हम लोग 2 वंश पढ़े थे। तो उसमें से एक गुलाम वंश पढ़े थे और दूसरा जो वंश पढ़े थे खिलजी वंश पढ़े थे। ये 2 वंश हम लोग पढ़ लिए थे और ये सबका हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए थे। तो चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं हम लोग तुगलक वंश। तो हम लोग आज तुगलक वंश देखेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग सैयद वंश देखेंगे। तो ये 2 वंश जो है कि, और लोधी वंश, ये तीनों वंश को आज हम लोग देख लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग फटाफट जो है कि बने रहिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग को बिना नेगेटिव में पढ़े हुए आप लोग फायदा उठाइएगा। आप लोग के लिए जो है कि हम समय का एडजस्ट करके हम इस वीडियो को अब लाएंगे। आपको लूसेंट सीरीज जल्दी से जल्दी खत्म करवाएंगे, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। इसीलिए जो है कि अब हम लोग को जो है कि लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ है। तो आप लोग को बता दें, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए हैं। 5 राजवंश में से पहला जो हुआ था वो गुलाम हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कि कब किया गया था, आप लोग को पता है 1206 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1206 से लेके 1290 तक जो रहा था वो गुलाम वंश रहा था। उसके बाद जो दूसरा वंश आया खिलजी वंश, वह 1290 से लेके 1320 तक रहा है। उसके बाद जो 1320 से लेके 1398 तक रहा है वह तुगलक वंश रहा है। तो याद रखिएगा कि तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से लेकर 1398 तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, तुगलक वंश का स्थापना किसने किया है। तो तुगलक वंश का जो स्थापना किया है वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। किसने किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने किया है इसका स्थापना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिया गया भूमि अमीरों को पुनः जो वापस लौटा दिया, वो किसने लौटाया? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। यानी अलाउद्दीन के द्वारा लिया गया भूमि को पुनः जो वापस लौटाया, वो किसने लौटाया? याद रखिएगा वो गयासुद्दीन तुगलक ने लौटाया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में संभवतः सबसे पहला शासक कौन बना था जो नहरों का निर्माण करवाया था। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था, तो मारिएगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे अधिक नहरों का निर्माण अगर पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक मारिएगा। सबसे अधिक नहरों का निर्माण पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक मारिएगा। और नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक मारिएगा, जो कि तुगलक वंश का स्थापना किया था। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहर का निर्माण करवाया था, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक बेरोजगार को रोजगार दिया था। सबसे अधिक बेरोजगार को रोजगार भी किसने दिया था? तो मारिएगा आप लोग जो है कि क्या, तो मारिएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर जो बसाया था दिल्ली के पास, किसने बताया था? तो तुगलकाबाद यानी याद रखेगा गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नाम का शहर दिल्ली के आसपास बसाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 56 कोट की दरबार के नाम से जो एक दुर्ग का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो याद रखिएगा 56 कोट नाम के दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? तो याद रखिएगा 56 कोट का निर्माण भी करवाया था आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, आप लोग याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हुआ था, यानी कि 1320 में वो पद पर बैठे थे और 5 साल में यानी याद रखिएगा 1325 में उनका निधन बंगाल अभियान से लौटते समय जो है कि किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा आपका एक जगह था वहाँ पर जहाँ पर कि उसका हत्या जूना खां के द्वारा कर दिया गया था, बंगाल में ही। कहाँ में? बंगाल में ही, जो कि आपका लकड़ी का बनाया गया एक आपका जो है कि कुआं टाइप का था, उस पे ऊपर से लकड़ी रख दिया था और उस पे जब उनका घोड़ा जब पैर रखा तो वो अंदर ही दबकर मर गया, यानी कि जौना खां के द्वारा जो है कि या फिर जूना खां के द्वारा जो है कि निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया था, याद रखेगा 1325 में। समझ में आ गया? तो ज़्यादा नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में 4-5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आता है। जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ, और बंगाल में जो है कि किसके द्वारा? तो जूना खां के द्वारा, और लकड़ी के महल में जो है कि दबाकर। अगर पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक जो है कि पहला शासक बना जो कि आपका नहर का निर्माण करवाया, यानी नहर का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन बना है? तो गयासुद्दीन तुगलक बना है। लेकिन सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया है? तो सबसे अधिक नहर अगर पूछेगा तो आप लोग मारिएगा सबसे अधिक नहर में फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि वो अधिक बेरोजगार को रोजगार भी दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सा व्यक्ति दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी हुआ वह उलुग खां या जौना खां हुआ, उलुग खां या जौना खां हुआ, याद रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर आपसे पूछेगा कि मध्यकालीन भारत में सबसे शिक्षित, सबसे बुद्धिमान शासक कौन हुआ है और योग्य शासक? तो मारिएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है, MBT हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग स्वप्नशील के नाम से भी जानते हैं, बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जानते हैं, वहीं हम इसको रक्त पिपासु के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अमीर एक कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था, जो एक क्या था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग के लिए, किसके लिए? कृषि विभाग के लिए अमीर एक कोही का निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। अमीर एक कोही कृषि विभाग, अमीर एक कोही, कौसे कोई कौसे कृषि, कौसे कोई कौसे कृषि, याद रखिएगा। और इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया। कहां स्थानांतरित किया? दिल्ली से देवगिरी में, और देवगिरी स्थानांतरित करके याद रखिएगा इसका नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा? दौलताबाद। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि किस व्यक्ति ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया या फिर जो है कि आपका दिल्ली से देवगिरी किया? तो मारिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे शिक्षित शासक भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और रक्त पिपासु के नाम से भी किसको जानते हैं? और स्वप्नशील के नाम से भी किसको जानते हैं? तो ये सब, या बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी किसको जानते हैं? तो ये सबका आंसर आप लोग लगा दीजिएगा क्या, यानी मार दीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताना है, किस शासक के बारे में कहा जाता है कि वह ताजे फल जो लाता था खुरासन से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाता था? तो याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? हाँ, यह सवाल आपको माइंड में रहना चाहिए। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया है वो किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, याद रखेगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, जो कि आपका कासा और तांबा का बना हुआ होता था।
आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया है? प्रिंस ऑफ मनियर्स की जो संज्ञा दिया है वह एडवर्ड थॉमस ने दिया है। किसने दिया है? एडवर्ड थॉमस ने दिया है, याद रखिएगा, एडवर्ड थॉमस ने दिया है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इब्न बतूता जो है कि भारत कब आया था? तो इब्न बतूता जो भारत आया था वह 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में भारत आया था। और यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था, याद रखिएगा, मोरक्को का यात्री था। मोरक्को, और मोरक्को जो है वह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। मोरक्को जो है वह एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, याद रखिएगा। और मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है, याद रखिएगा। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। और मोरक्को का ही यात्री कौन था? तो याद रखिएगा, मोरक्को का ही यात्री था आपका कौन? तो इब्न बतूता, याद रखिएगा, इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। जो कि किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि दिल्ली का काजी इब्न बतूता को कब नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा कि अफ्रीका के मोरक्को के जो यात्री थे इब्न बतूता, उनको दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया गया उसे 1333 में ही नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, इब्न बतूता को। और इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत कहलाता है वह रिहला कहलाता है। क्या कहलाता है? रिहला कहलाता है, याद रखिएगा। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? रिहला कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि इब्न बतूता जो है कि मोरक्को का था, तो अलबुर्नी कहाँ का था? तो अलबुर्नी जो था वो आपका कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला फारसी भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा, जिया नक्शबी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में संस्कृत का में अनुवाद किया था, याद रखिएगा, फारसी में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग, और इस पुस्तक का नाम तूतीनामा रखा था। क्या रखा था? तूतीनामा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किस नाम के जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आपके जैन गुरु थे जिनका नाम था जीन प्रभु सूरी को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में लाकर उसे सम्मानित किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो हुआ है 1351 में। इससे पहले जो आया था आपको गयासुद्दीन तुगलक, उनका निधन बंगाल के दौरान जौना खां के द्वारा, याद रखिएगा, 1325 में, और इनका निधन 1351 में हुआ है। और याद रखिएगा, सिंध जाते समय हुआ था ठट्टा नामक स्थान पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में कौन सा वंश का स्थापना हुआ? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। कौन सा साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने कौन सा राज्य का स्थापना किया? तो महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में किया है और 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ है। कौन सा साम्राज्य का? बहमनी साम्राज्य का स्थापना बहमन शाह के द्वारा। ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों चीज अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो आप लोग इसका आंसर मारिएगा बदायूनी। क्या मारिएगा? बदायूनी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने पर बदायूनी लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्योंकि वो बुद्धिमान मूर्ख थे। यानी बुद्धिमान तो थे लेकिन मूर्ख वाला काम करते थे, इसीलिए बुद्धिमान मूर्ख के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किसने किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। इनका निधन कब हुआ है? तो 1351 में हुआ है। कब हुआ है? 1351 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? मोहम्मद बिन तुगलक जो शिष्य था वह किसका था? याद रखेगा, शेख अलाउद्दीन का था। किसका था? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। आगे तो आप लोग को जैसा हम बताए
कि तुगलक वंश के अंतर्गत सबसे पहला शासक जो हुए हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हुए हैं, जो 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में बैठे। और याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु 1325 में बंगाल के पास जोना खां के द्वारा हो गया। उसके उत्तराधिकारी के रूप में 1325 में कौन बैठे? मोहम्मद बिन तुगलक बैठे। और मोहम्मद बिन तुगलक का निधन सिंध जाते समय याद रखिएगा कि जो हो गया वो आपका कब हुआ? तो 1351 में हुआ। और तब इसका उत्तराधिकारी जो बना है वो कौन बना है? तो याद रखिएगा आपका फिरोज शाह तुगलक बना है। कौन बना है? फिरोज शाह तुगलक बना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया? 24 कष्टदायक कर को जो समाप्त किया वो फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया। कौन समाप्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत युद्ध में लूटे हुए धन को क्या कहते थे? तो युद्ध में लूटे हुए धन को खम्स कहते थे। क्या कहते थे? खम्स कहते थे। युद्ध में लूटे हुए धन को क्या कहते थे? खम्स कहते थे। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लगाए गए लगान को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा खराज कहते थे। क्या कहते थे? खराज कहते थे। और जजिया और जकात जो था वह एक प्रकार का कर था। जजिया और जकात जो था वह एक प्रकार का क्या था? कर था। जजिया और जकात एक प्रकार का क्या था? तो कर था। जजिया और जकात एक प्रकार का क्या था? कर था। और जजिया जो था वह आपका गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और मुसलमानों पर लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वह जकात था। और जकात जो हुआ करता था वह संपत्ति का 40% हिस्सा हुआ करता था। जकात जो हुआ करता था वह कुल संपत्ति का 40%, यानी गैर मुस्लिम से, यानी मुस्लिम को छोड़कर सभी धर्म से लेते थे, उसको क्या कहते थे? कर को। तो याद रखिएगा उसको हम लोग कहते थे जजिया। और याद रखिएगा कि जजिया कर लगाने वाला भी पहला शासक कौन हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक ही हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि फिरोज शाह तुगलक जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक बना था। याद रखिएगा कि जजिया कर लगाने वाला मुसलमान पर पहला शासक कौन बना था? तो फिरोज शाह तुगलक बना था। और आगे जब हम आपका ये क्या कहते हैं, आगे जब हम मुगल वंश का शुरुआत करेंगे तो उसमें भी आपका विभिन्न प्रकार का शासक आएंगे जो कि उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद जो आएंगे फिर से वो चालू कर देंगे। जैसे कि आपको अकबर ने इनको जजिया कर को समाप्त 1564 में कर देगा, लेकिन आगे चलकर जजिया कर को पुनः जो लागू करेगा वो औरंगजेब ने लागू कर देगा। खैर वो सब बाद में हम करेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम बहुत दे सकते थे, लेकिन आपको इससे लूसेंट खत्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको हम अधिक से अधिक जो है कि आपको लूसेंट का जो कंटेंट है वो अपडेट करा रहे हैं, क्योंकि CGL 4 का जो वैकेंसी आ रहा है उसको मेन टारगेट किया जा रहा है, और BRSSC को मेन टारगेट किया जा रहा है, और NTPC जो आ रहा है उसके लिए जो है कि आपको मेन टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए आपको लूसेंट पर अगर कमांड रहेगा तो आप लोग जो है कि मैथ रीजनिंग अगर अच्छा होगा तो आप लूसेंट पर अगर कमांड हम करवा देंगे आपको, तो आप बेहतर कर जाइएगा एग्जाम में। इसीलिए आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया था जो उपज का कितना भाग हुआ करता था? तो सिंचाई कर जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था वो 1/10 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 1/10। तो याद रखिएगा सिंचाई कर वो क्यों लगाए? क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि सबसे अधिक नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। तो नहर का निर्माण किस लिए होता है? सिंचाई के लिए। तो वो भी कुछ सोच के किए होंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले सिंचाई कर लगाने वाला शासक भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहर का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक। और याद रखिएगा कि सबसे अधिक बेरोजगार को रोजगार भी किसने दिया है? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया? तो याद रखिएगा 5 बड़े नहर का निर्माण करवाया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों का स्थापना करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर का स्थापना करवाया। कितना? 300 नए नगर का स्थापना करवाया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है किस शासक के शासनकाल में खिजराबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया? तो याद आप लोग इसका आंसर रख लीजिएगा क्या? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिला और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग का स्थापना किया जिसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात जो हुआ करता था वह दान विभाग हुआ करता था। याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि दीवान
दीवान एक खैरात का स्थापना किसने किया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इससे पहले आपको बताए थे दीवान एक कोही यानी कृषि यानी आपको क्या किया था? तो आप लोग को बताए थे वो जो दूसरा नंबर का शासक आया था मोहम्मद बिन तुगलक, उनके द्वारा ही दीवान एक कोही का स्थापना कृषि विभाग के लिए किया गया था। लेकिन दीवान एक खैरात का जो स्थापना किया गया है वो किसके द्वारा? तो दीवान एक खैरात का स्थापना जो किया गया है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आप लोग को हम बता देते हैं कि आपको हम ट्रिक से दे देते हैं कि इस तरह करके दीवाने करके 3 गो जो है कि स्थापना किया है फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप लोग को बता देते हैं जुगाड़ से आपको याद हो जाएगा, अभी का अभी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप याद रखिएगा, यानी जब आप एक बार खाना खाते हैं, तो आपको दोबारा भूख लगता है तो आप क्या बोलते हैं? फिर खाइब। क्या बोलते हैं? फिर खाइब। यानी फिर का मतलब फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा, और ख्वा क्या ई ब खाइब, यानी ख से हो जाएगा दीवान एक खैरात। उसके बाद दीवाने सब में कॉमन रहेगा, दीवान एक खैरात हो गया। ई का मतलब हो गया दीवान इस्तियाक, और ब से हो जाएगा दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो था वह दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था, याद रखिएगा। और दीवान ए इस्तिहाक जो था, आपको पता है कि दीवान ए इस्तिहाक जो था वह पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग। यानी दीवान ए खैरात हो गया दान विभाग, दीवान ए इस्तिहाक हो गया आपका जो है कि पेंशन विभाग, और दीवान ए बंदगान क्या हो गया? दास विभाग। क्या हो गया? दास विभाग। याद रखिएगा, ये तीनों का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है, यानी फिर खाई भी याद रखिएगा। और दीवान एक कोई का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है कृषि विभाग के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सल्तनत कालिक सुल्तानों में किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी? तो फिरोज शाह तुगलक में। और सब दास को ये बेरोजगार को रोजगार भी दिलवा दिया, याद रखिएगा। ये सब लिंक करके याद रखिएगा, ज्यादा दिन याद रहेगा। यानी सबसे अधिक दासों की संख्या दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दौरान? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान का स्थापना किया। सही बात है, दीवान ए बंदगान का स्थापना किया। और याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने ही सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। सैन्य का जो पद हुआ करता था उसको वंशानुगत जो बनाया वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा की जो रचना किया था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा आपका फतूत ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही जो था वह आपका फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा था। जैसे बाबरनामा का आत्मकथा बाबर का आत्मकथा बाबरनामा है, उसी तरह से याद रखिएगा आपका फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी मात्रा में जारी करवाए गए, जिसे अद्धा और विक कहा गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अद्धा और विक नाम का सिक्का किसने चलवाया था? तो अद्धा और विक नाम का जो सिक्का चलवाया था वो किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुआ है। कब हुआ है? 1388 में। तो तुगलक वंश के अंतर्गत अभी हम 3 शासक देखे। 1320 में जब इसका स्थापना हो रहा था तो इसका स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। उनका निधन 1325 में हो गया बंगाल अभियान के दौरान। उसके बाद आपको हम बताए थे कि 1351 में जो उनके उत्तराधिकारी का निधन हुआ था, जिनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, वो 1351 में जो है कि निपट गए। और 1351 के बाद जो बने थे फिरोज शाह तुगलक बने थे। और जब इस वंश का समाप्ति होगा तो उससे 2 साल पहले इनका निधन होता है, यानी 1388 में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि फिरोज शाह कोटला दुर्ग जो दिल्ली में स्थित है, या फिरोज शाह कोटला मैदान का निर्माण किस शासक के द्वारा? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह कोटला या फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ, याद रखिएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था या दिल्ली पर? तो तैमूरलंग ने जो आक्रमण किया था वह 1398 में किया था। कब किया था? 1398 में किया था आक्रमण, याद रखिएगा। और 1398 में जो आक्रमण किया था वह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में ही हुआ था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में ही 1398 में जो है कि इस पे अटैक किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा जौनपुर शहर का जो स्थापना किया है
वो किसने किया है? तो जौनपुर शहर एक स्वतंत्र राज्य के जौनपुर शहर का स्थापना ऐसे तो जौना खां के याद में किया गया है। ठीक है, जौनपुर शहर का स्थापना जौना खां के याद में किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जौनपुर शहर को एक स्वतंत्र शहर के रूप में स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा मलिक सरवर ने किया। किसने किया? मलिक सरवर। और मलिक सरवर जो थे वो एक हिजड़े व्यक्ति थे, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में आएगा कि जौनपुर एक स्वतंत्र शहर का स्थापना किसने किया, तो मलिक सरवर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला वंश है सैयद वंश। सैयद वंश जो थे उनका शासनकाल जो रहा है वह 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। 1414 से 1451 तक रहा है। और सैयद वंश का जो स्थापना किया है वो खिज्र खां किया है। किसने किया है? खिज्र खां। बहुत अच्छा सवाल है, आता है। सबका संस्थापक आपको याद रहना चाहिए। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। और याद रखिएगा कि जब खिज्र खां जब सुल्तान की उपाधि धारण करके बैठने लगे तो याद रखिएगा उन्होंने अलग से एक उपाधि धारण किया था जिनका नाम था रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि जो धारण किया था वो खिज्र खां ने किया था। आगे बढ़ते हैं, खिज्र खां किसका सेनापति था? तो खिज्र खां जो सेनापति था वो किसका था? याद रखिएगा तैमूरलंग का सेनापति था। किसका सेनापति था? तैमूरलंग का सेनापति था खिज्र खां, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल, खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ? तो याद रखिएगा 1421 में हुआ। खिज्र खां का मृत्यु कब हुआ? 1421 में। लेकिन आपको यह सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो खिज्र खां था। आगे बढ़ते हैं, यमुना शहर के बगल में मुबारकाबाद का स्थापना किसने किया? तो मुबारक शाह ने किया। किसने किया? मुबारक शाह ने किया, याद रखिएगा। और सैयद वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो कौन रहा है? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन आलम शाह हुआ है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां और सैयद वंश का अंतिम शासक जो रहा है वो आलम शाह रहा है। कौन रहा है? आलम शाह रहा है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सैयद वंश के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो सैयद वंश के बारे में जानकारी हमको तारीखे मुबारक शाही से मिलती है। किससे मिलती है? तारीखे मुबारक शाही से मिलती है, याद रखिएगा। और तारीखे मुबारक शाही से ये हो गया। और इससे पहले अभी हम पढ़े थे आपको क्या, तो फतूत फिरोज शाही जो था वह किसकी आत्मकथा था? तो याद रखिएगा फतूत फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा था। आगे बढ़ते हैं, अगला वंश है लोधी वंश। लोधी वंश का स्थापना याद रखिएगा 1451 में हुआ था और 1451 से लेकर 1526 तक चलेगा, जब तक कि आपका कौन नहीं आ जाएगा? तो बाबर नहीं आ जाएगा। तो याद रखिएगा 1451 से लेकर 1526 तक जो शासनकाल रहा है वह लोधी वंश का शासनकाल रहा है। और याद रखिएगा लोधी वंश आपके भारत में पहला अफगान राजवंश, भारत के अंदर में पहला अफगान राजवंश जो बना है वह लोधी वंश बना है। और लोधी वंश का स्थापना 1451 में याद रखिएगा बहलोल लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही जाता है। किसको जाता है? बहलोल लोधी को। अगर बोलेगा क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत पर पहला अफगान शासक कौन बना, तो बहलोल लोधी बना। और अगर क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत में पहला आपका अफगान राजवंश कौन बना, तो मारिएगा आप लोग क्या, तो मार दीजिएगा लोधी वंश, यानी जो उन्होंने स्थापना किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपने सरदार को मकसद ए अली के नाम से पुकारता था? तो मकसद ए अली के नाम से जो पुकारता था वह किसको? याद रखिएगा आपको लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का स्थापना कब किया है? तो 1504 में किया है। कब किया है? 1504 में किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था, जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा गजे सिकंदरी। क्या याद रखिएगा? गजे सिकंदरी का जो प्रतिपादन किया था वो सिकंदर लोधी ने। ऐसे लोधी वंश के अंतर्गत 3 ही शासक हुआ है। 3 शासक में जो पहला शासक हुआ है वह बहलोल लोधी या संस्थापक हुआ है, और दूसरा जो हुआ है बीच वाला वो आपका जो है कि सिकंदर लोधी हुआ है, और तीसरे नंबर का जो हुआ है यानी अंतिम शासक जो हुआ है वो इब्राहिम लोधी हुआ है। कौन हुआ है? इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोधी था। कौन था? सिकंदर लोधी। अच्छा सवाल है। गुलरुखी लिपि में जो कविता लिखता था वो सिकंदर लोधी लिखता था, जिन्होंने आगरा शहर का स्थापना 1504 में कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक की मृत्यु गले की बीमारी के दौरान हो गया था? तो गले की बीमारी से जो मृत्यु हुआ था वो
सिकंदर लोदी का ही हुआ था। किसका हुआ था? सिकंदर लोदी का ही हुआ था, याद रखिएगा। और इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी जो है कि लोदी जो गद्दी पर बैठा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक का नाम बताइए जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो याद रखेगा सिकंदर लोदी। होली में जो भाग लेता था वो कौन लेता था? तो सिकंदर लोदी लेता था। और सिकंदर लोदी जो थे वो गुलरुखी भाषा में जो है कि आपके कविता लिखते थे। ये अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1505 में बनवाया था। तो सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री या वजीर का नाम था मियां भैया। क्या नाम था? मियां भैया। मियां भैया के द्वारा 1505 में जो है कि एक मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था जिसका नाम था मोट मस्जिद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से किसकी हार हुई? तो याद रखिएगा जो लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुआ है इब्राहिम लोदी, उनका ही हार हुआ है बाबर से, याद रखिएगा। और इस युद्ध में ही इब्राहिम लोदी का निपटारा हो गया। और याद रखिएगा आप लोग कि इब्राहिम लोदी जो बना था आपका सबसे अंतिम शासक, वो किसका बना था? तो याद रखिएगा वो आपका किसका बना था? तो लोदी वंश का बना था। और इब्राहिम लोदी ही पहला ऐसा शासक बना है जो युद्ध स्थल में मारा गया है। कहां मारा गया है? युद्ध स्थल में, अर्थात बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध करते समय जो है कि मर गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के किस शासक ने जो है कि आमंत्रण किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने आक्रमण किया था। और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने जो है कि आमंत्रण दिया था। आप लोग याद रखिएगा। तो आज का जहां तक हम सिलेबस दिए थे आप लोगों के बीच जो है कि यह पहुंच गया होगा। और जितना भी हम आपको सवाल बताए आप इस पे कंट्रोल कीजिएगा। आपका मुख्यतः एनटीपीसी, बीआरएसएससी और सीजीएल 4 का जो वैकेंसी है और जीडी उडी तो आपका उसी के अंदर में कवर हो जाएगा। तो आप लोग से अधिक क्वेश्चन टच होगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लगातार लूसेंट सीरीज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि लूसेंट एक बेसिक चीज है। लूसेंट एक बेसिक बुक है। अगर आपको इस पे कमांड हो जाएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लूसेंट पे कमेंट कीजिए, आपको हम डेली सिलेबस बाय सिलेबस देके कवर करवा रहे हैं। आप यहां से कवर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिएगा और सेट अधिक से अधिक लगाने का कोशिश कीजिएगा। और 1-2 नंबर जोड़ते जोड़ते इंक्रीज करके कम से कम किसी भी सेट पे आप लोग 65+ लाने का प्रयास कीजिएगा। 100% में कम से कम 65 से 70% तो आपका रिजल्ट होने का संभावना अधिक से अधिक रहता है। तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।